हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 5 जो है सॉलिड स्टेट, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया हुआ है, उसके मैं आज आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक्स करा दिए हुए हैं कि कौन सा यूनिट आप पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6, 7 और 8 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हुए हैं, प्लस उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। और फिर यूनिट 1 से लेकर के 8 तक मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एमसीक्यूज़ हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक, तो मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको पूरी सीरीज़, पूरी वीडियो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। और भी मैंने आप लोगों को पेपर्स भी प्रोवाइड किए, तो उसके लिए पेपर डिस्कशन में जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसमें आप लोगों को पेपर्स भी मिल जाएंगे। और प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझाने भी वाली हूँ और आप लोगों को बताने भी वाली हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में कराया हुआ है। सबसे पहले आप जाकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा सॉलिड स्टेट के, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन राइट ब्रैग्स इक्वेशन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया, शॉर्ट में पूछा गया है और अभी हाल ही में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ब्रैग्स इक्वेशन है, 4 में भी है, स्टेट ब्रैग्स इक्वेशन और ब्रैग्स लॉ एंड डेराइव इट। उसमें से ब्रैग्स इक्वेशन को लिखना था, इसमें डेराइव भी करना है और स्टेटमेंट भी लिखना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आंसर डाल लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के थ्रू या मेरे चैनल पे जाकर के यूनिट 5 के सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। सब्जेक्टिव देखना चाहें सब्जेक्टिव देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं। तो आंसर डालेंगे, आंसर नंबर 1 और 4 का आंसर है ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कैसे आप लोगों को कितना एग्जाम में लिखना है, जिससे अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाए तो उतना लिख दीजिएगा और शॉर्ट में पूछा जाए तो उससे कम लिख दीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करती हूँ, ठीक। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। कोई एक क्रिस्टल है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसके अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? एक्सरे की मदद से इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना ही ये हमारा ब्रैग्स इक्वेशन कहलाता है, ठीक, एक्सरे की हेल्प से। फिर इसके बाद ब्रैग्स इक्वेशन को कैसे लिखा जाते हैं? एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये ब्रैग्स इक्वेशन का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में भी कराया जाता है, ठीक। इससे न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। एन क्या होता है? ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कितने ऑर्डर में रिफ्लेक्शन आया, ठीक। और लैम्डा इज इक्वल, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की कितनी वेवलेंथ है। डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल सरफेसेस, दो पैरेलल सरफेसेस का डिस्टेंस, या कह सकते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस। फिर थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, ठीक। तो ब्रैग इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाए तो इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ऑल लॉन्ग में पूछा जाता है तो आगे देखते हैं इसमें और भी लिखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे द रिफ्लेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 आती है तो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहलाता है, और जब n की वैल्यू 2 होती है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कराता है, और ऐसे ही चलता जाता है। अगर हम लोगों को n और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें d बाई लैम्डा निकालना होगा। ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। d बाई लैम्डा इज इक्वल टू n2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन
बन जाएगा। फिर कह रहा है कि इन एक्सरे रिफ्लेक्शन में जब हम n की वैल्यू 1 रख देंगे, n की जगह पे 1 रख देंगे तो ब्रैग्स इक्वेशन जो बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2DHKL साइन थीटा। अब ये HKL क्या है, जहाँ पर DHKL ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेस है। दो एडजेसेंट सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही DHKL कहलाएगा। ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस ही होती है, ठीक। तो ये पूरा अगर आप लोगों को राइट ब्रैग्स इक्वेशन आता है, स्टेट ब्रैग्स इक्वेशन आता है लॉन्ग में, तो आप लोगों को जितना मैंने बताया उसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि लिखने के ही अच्छे नंबर मिलते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में बताया हुआ है कॉपी कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों ने जो जो टॉपिक की डिमांड की थी मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स प्रोवाइड भी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करिए। वीडियो को लाइक पसंद आता है तो सच में तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक। अब इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, द फेज ऑफ द बीम कोइंसाइड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को डायग्राम समझाती हूँ। देखिए, इसमें कह रहा था जो एंगल ऑफ बीम है वो कोइंसाइड करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब देखिए, ये दो प्लेन्स हैं, मतलब एक ये प्लेन है और ये एक प्लेन है, मतलब दो सरफेसेस हैं इसमें दिया गया, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब हमने क्लास 12th में ही पढ़ा हुआ, 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, जो पड़ती है किसी भी प्लेन पे, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती है। तो एक ये प्लेन पे यहाँ पर पॉइंट पड़ रही है और ये एक पॉइंट पे यहाँ पड़ी, एक पॉइंट ए पे एक प्लेन पे लाइट पड़ रही है और एक जेड पे पड़ रही है, जो थीटा एंगल बना रही है, और ये कर रहा है। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दो रेज हैं, ठीक। ये जो रेज होगी ये थीटा एंगल से वापस जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से वापस जा रही है, और ये ए पॉइंट पे पड़ रही है और ये इससे वापस हो गई। फिर उसके बाद ये जो लाइट है इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे ये वाली रे को, तो ये हमारे पास बी पॉइंट पे मीट करेगी, और जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये एक्सटेंड करेंगे तो ये भी जो पॉइंट है ये बी पॉइंट पे लाई करेगी, ठीक। उसको एक्सटेंड करके भी बनाया गया है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि जो एन लैम्डा होता है, जो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वेवलेंथ जो होता है ए बी प्लस बी सी, मतलब कितना एंगल इंसिडेंट में आ रहा है, कितना एंगल रिफ्लेक्शन में आ रहा है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एन लैम्डा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी की जगह हमने ए बी लिख दिया। फिर उसके बाद ये ट्राइंगल देखिए, कौन सा ट्राइंगल, ए बी जेड, मतलब ए बी और जेड, ये ट्राइंगल देखेंगे तो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें देखिए ये हो गया हमारा एंगल जो कि जेड पे बन रहा है, ये ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस होती है ये डी हो जाएगी, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल से ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो सकता है ना, क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये एन लैम्डा इज इक्वल टू ए बी, और ए बी टू ए बी हो गया, और ए बी की जगह हम लोग डी साइन थीटा पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। यही ब्रैग्स इक्वेशन है, यही को डिराइव करना था, तो ये पूरी तरीके से डिराइव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग CaCl और NaCl। इसका लास्ट में मैं आप लोगों को फोटो अटैच्ड कर दूंगी, तो आप लोग उससे आंसर देख लीजिएगा। थ्योरी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए अभी पढ़ाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। आप लोगों का एग्ज़ाम क्लोज़ है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसको भी मैं आप लोगों को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में फ़ोटो अटैच कर दूँगी, ठीक। बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन में डिस्कस करा हुआ है, तो मैंने ये सब पूरा डिटेल से, ये वाला जो वीडियो मैंने बताया था ना, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, इसमें तो मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। फिर 4 हो ही गया है।
5 भी मैं आप लोगों को फोटो अटैच कर दूंगी। एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मैथड, ठीक, इसकी भी फ़ोटो मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता क्या है और कितनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्यूबिक क्रिस्टल में पाई जाती है, तो इसका आंसर देखते हैं। 2, 3, 5 की फ़ोटो मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी। अब इसका आंसर देखते हैं 6 का आंसर लिखेंगे। मतलब इसमें पूछा गया था कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते क्या है। द टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स एक्सिस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्रीज प्रोसेस बाय अ क्रिस्टल इज टर्म एज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। मतलब इसमें कह रहा है कि कोई भी एक क्रिस्टल में कितने उसमें प्लेन्स होते हैं, कितनी एक्सिस होती हैं, ठीक, और कितने सेंटर्स ऑफ सिमेट्रीज होते हैं, मतलब कितने सेंटर्स होते हैं किसी भी एक क्रिस्टल में, कितने प्लेन्स होते हैं। मतलब जैसे कि एक क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसमें कितने प्लेन्स हुआ, अपर प्लेन हो गया और डाउनवर्ड हो गया, इधर वाला हो गया, आगे पीछे का हो गया, तो कितने प्लेन्स हो गए, कितने एक्सिस हो गए और कितने सेंटर ऑफ सिमेट्रीज हो गए किसी भी क्रिस्टल में, तो वही हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहलाता है। उसमें पूछा गया था कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाता है एक क्यूबिक क्रिस्टल में, तो इसका आंसर हो जाएगा अ क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव सेल्स और सेल्टर्ड यूनिट सेल एक्सप्लेन। मतलब कितने टाइप्स के नॉन प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर ध्यान से समझिएगा। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव और सेंटर यूनिट सेल। मतलब 3 टाइप्स के नॉन प्रिमिटिव और सेंटर यूनिट सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फेस सेंटर होता है, एंड सेंटर होता है, बॉडी सेंटर होता है। इसका मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी अच्छे से बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक समझाऊंगी, फिर स्ट्रक्चर भी डिफाइन करूंगी। सबसे पहले देखते हैं फेस सेंटर, पहले समझ लीजिए फिर स्ट्रक्चर बताऊंगी आप लोगों को। फेस सेंटर क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल आर प्रेजेंट नॉट ओनली व्हेन द पार्टिकल आर प्रेजेंट, 2 बार लिख गया। when the particle are present not only at the corner of the unit cell but also at the center of each face, then it is called the face center unit cell। इसमें कह रहा है when the particle, जब पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे ना हो करके but also at the center of the each faces, मतलब हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ और यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखिए, ये कॉर्नर पे जो क्यूबिक सेल है इसके जितने भी कोने होंगे, कॉर्नर्स होंगे, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ जो फेस होगा, मतलब अपर फेस है तो उसके सेंटर पे एक पाया जाएगा, नीचे वाला फेस है तो उसके सेंटर पे एक पाया जाएगा, साइड वाला फेस है तो उसके सेंटर पे पाया जाएगा, इधर वाला फेस है तो इसके सेंटर आगे वाले फेस में भी पाया जाएगा और ऐसे पीछे वाले फेस में भी पाया जाएगा। मतलब जब पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे और सेंटर ऑफ ईच फेस, देन इट इज़ कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस कहा जा रहा है ना, तो फेस के सेंटर पे, सेंटर मतलब सेंटर पे, बीच में, ठीक, यूनिट सेल के पाया जाएगा, तो वो फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया। अब आगे इसमें देखते हैं इंड सेंटर्ड क्या होते हैं। इट सेंटर व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल एट द कॉर्नर देयर आर पार्टिकल एट द सेंटर्स ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, इसको इंड फेस सेंटर। इसमें क्या रहा है व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल एट द कॉर्नर, मतलब जितने भी पार्टिकल कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट होंगी, साथ ही साथ देयर आर पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, और 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट हो गए। मतलब क्यूबिक, ये क्यूबिक है, ठीक, इसके जितने कॉर्नर्स होंगे उसमें तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि उनके अपोजिट फेसेस में भी प्रेजेंट होंगे। देखिए, सारे कॉर्नर्स पे पहले पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अपोजिट फेसेस मतलब एक ऊपर का फेस हो गया, एक नीचे का फेस हो गया, चाहे लेफ्ट वाला हो गया, चाहे राइट वाला हो गया, चाहे आगे वाला हो गया, चाहे पीछे वाला हो गया। मैंने ले लिया एक ऊपर वाले ले लिए, एक नीचे वाले ले लिया। मतलब सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, तो यही हमारा इंड सेंटर कहलाता है।
फिर उसके बाद बॉडी सेंटर क्या होता है, व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही पार्टिकल, देयर इज़ वन पार्टिकल एट द सेंटर, और एक पार्टिकल क्रिस्टल के सेंटर पे एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होगा विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, जैसे मतलब पूरी यूनिट सेल की एक बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा, उसी को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाएगा। देखिए इसमें पहले सारे जो पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, फिर एक जो होगा वो एकदम सेंटर पे मिडिल पे प्रेजेंट होगा, तो इसी को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों को MCQs बताया था। द वैकेंट स्पेस इन द BCC लेटाइज सेल इज़ 32% होता है, और इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन एन यूनिट सेल इज़ 14 होता है। फिर उसके बाद हाउ मैनी मॉलिक्यूल आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर है 4। फिर डिस्क्राइब द सिमेट्री फाउंड इन द क्रिस्टल, इसकी फ़ोटो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कितनी सिमेट्री होती है किसी भी क्रिस्टल में, तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, देख लीजिएगा इसको भी। फिर व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, स्ट्रक्चर क्या होता है CaCl का, इसको बस लिखना था कि जो स्ट्रक्चर होता है CaCl का वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, और BCC का आप लोग इस तरह स्ट्रक्चर भी बता दीजिएगा, सारे कॉर्नर्स पे होता है और एक बॉडी पे होता है, ठीक, एक सेंटर पे होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया कि CaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल होता है, जिसे हम BCC के नाम से जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन क्रिस्टलोग्राफी, इसको भी मैं आप लोगों को लास्ट में फ़ोटो अटैच कर दूँगी, तो आप लोग इसका भी आंसर देख लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे और भी यूनिट्स के ऑलरेडी मैंने सारा सब कुछ करा ही दिया हुआ है, बस ये लास्ट यूनिट बचा तो मैंने इसका भी करा दिया हुआ है। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती रहूँगी, और सारे यूनिट्स के पेपर, क्वेश्चन, सॉल्यूशन सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है, आपको लिए कुछ भी यूज़फुल होता है तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ताकि आप मुझे भी तो पता चल सके कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों को समझ में आता है, मेरे तरीका समझ में आता है, आप लोगों को हेल्प मिलती है मेरे वीडियोस से, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, साथ ही साथ कम्युनिटी टैब में भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।